हे लर्नर्स, मैं विश्वजीत आपका स्वागत करता हूं ल्यूमिन्स एकेडमी में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रिफ्रैक्शन। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल्स भी बनाए और उम्मीद करता हूं कि और घर में आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। चलिए हम लोग रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन कहता है, व्हेन लाइट रे पासिंग थ्रू रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड वाइस वर्सा। दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या, अब ये कहना क्या चाहता है। अब यहाँ पे एक बात आ रहा होगा जो कि आपको दिख रहा होगा, मीडियम। ये मीडियम होता क्या है? व्हाट इज मीडियम? रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये है क्या? रेयरर मीडियम कहने का मतलब एक वैसा मीडियम जहां से लाइट इजीली पास हो सके, उसे हम रेयरर मीडियम कहेंगे। रेयरर मीडियम किसे कहेंगे? जहां से लाइट इजीली पास हो सके। और डेंसर मीडियम मतलब क्या? जहां से लाइट, यहां पे हम बात करेंगे किसका? डेंसर मीडियम का। डेंसर मीडियम का मतलब क्या? जहां से लाइट को पास होने में तकलीफ हो, आसानी से जहां से लाइट पास ना हो सके, उस जगह को, उस मीडियम को हम कहेंगे डेंसर मीडियम। कहने का मतलब लाइट जितना आसानी से एयर में पास हो सकता है, उसको वाटर में पास होने में थोड़ा तकलीफ होता है। इसका मतलब कि वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर और इज डेंसर देन एयर। ऑप्टिकली डेंसर कौन ज्यादा है? ऑप्टिकली कहने का मतलब लाइट के कंपैरिजन में जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो उसे ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ये हम आगे जाके जानेंगे। फिलहाल अगर हम रेयरर मीडियम की बात करें तो रेयरर मीडियम क्या होता है? एक ऐसा मीडियम जहां पे लाइट आसानी से पास कर जाए, उसे हम रेयरर मीडियम कहेंगे। और जहां से लाइट को पास होने में तकलीफ हो, वो डेंसर मीडियम होगा। ये कॉम्पेरेटिव बात होगा। अब कौन किसके कंपेयर में कितना रेयरर है, कौन किसके कंपेरेटिव में कितना डेंसर है, इस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कॉम्पेरेटिव बात है। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, ये कॉम्पेरेटिव बात होता है। ये एक दूसरे से कंपेयर करके देखेंगे। अगर हम एयर और वाटर की बात करेंगे तो वाटर के कंपैरिजन में एयर में लाइट आसानी से पास कर जाएगा, लेकिन वही अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर में एयर के कंपैरिजन में लाइट को पास करने में तकलीफ होगा, थोड़ा तकलीफ होगा। इसी कारण से वो बेंड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे। व्हेन लाइट पासिंग थ्रू रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स, क्या बोला है? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड वाइस वर्सा। इसके बारे में बाद में जानेंगे। फिलहाल टुवर्ड्स द नॉर्मल, जैसे कि ये पिक्चर आपको दिख रहा है जहां पे मैंने एक ग्लास में पानी भरा हुआ, उसमें मैंने पेंसिल को डाल दिया, जो कि आपको दिख रहा होगा। जब पेंसिल को मैंने इंसर्ट किया इस पानी में तो आपको क्या दिखा कि पेंसिल जो कि एयर में है और जो एयर में है, दोनों में डिफरेंस दिखा। दोनों सेम लाइन में नहीं है। जब वो एयर में था तो वो क्लियरली नॉर्मली दिख रहा था हमको, जैसा उसका शेप है, साइज है। लेकिन जैसे ही पानी में गया वो बेंड कर गया। वो क्या हो गया? बेंड कर गया। वो डेंसर मीडियम में जाने के बाद क्या हो गया? लाइट बेंड कर गया, जो कि हमको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है। और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल कहने का मतलब कि उस मीडियम पे अगर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उसके तरफ अगर लाइट बेंड कर जाए तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल वाला बात तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, वो हम नेक्स्ट फिगर में देखेंगे। और वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, मतलब कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब क्या? जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, जो कि बहुत सिंपल बात है। ये हम नेक्स्ट फिगर से समझते हैं। चलिए देख लेते हैं। जो कि आपको ये फिगर दिख रहा है, ये डायग्राम हमने बनाया है। ये जो मीडियम है, ये मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है, जो कि आपको दिख रहा है। और ये मीडियम रेयरर है। मान लेते हैं कि ये मीडियम क्या है? हमारा एयर है। क्या है? ये हमारा एयर है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? इसको वाटर मान लीजिए। ये मीडियम हो जाएगा आपका वाटर। ठीक है, ये एयर और ये वाटर। लाइट रे आपका आया कहां से? एयर से, मतलब कि रेयरर मीडियम से आया और गया कहां? डेंसर मीडियम में। तो लाइट का ओरिजिनल पाथ तो ये था जो कि आपको दिख रहा है। ओरिजिनल पाथ तो इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे का मतलब क्या? जब लाइट क्या हो
किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट हो तो उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और सरफेस पे आने के बाद क्या हो गया, वो रिफ्रैक्ट कर गया, बेंड कर गया, तो जो बेंड किया हुआ रे होता है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब देखिए लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, होना चाहिए था ये डॉटेड लाइन में, ये डॉटेड लाइन में इसका ओरिजिनल पाथ है जो कि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको। ये इस डॉटेड लाइन में नहीं होकर के बेंड करके टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड किया है कि नहीं लाइट। देखिए तो लाइट नॉर्मल के अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की ओर गया है। इसका मतलब कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, सॉरी, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो वो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी वही कह रहा है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू रेयरर मीडियम, क्या लिखा हुआ, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको दिखा कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया तो वो किधर बेंड कर गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल मतलब क्या, जो सरफेस है, दो सरफेस आपको दिख रहा होगा, ये एक रेयरर मीडियम है और एक क्या है, डेंसर मीडियम, उनके बीच में एक सरफेस आपको दिख रही है। इस सरफेस पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, उसी परपेंडिकुलर को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ऐसा सब कोई जानते भी हैं कि परपेंडिकुलर होता है। तो हम नॉर्मल ड्रॉ किए इस सरफेस पे, नॉर्मल से लेकर के इंसिडेंट रे का एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल से लेकर के रिफ्रैक्टेड रे, मतलब कि ये रे क्या था हमारा, रिफ्रैक्टेड, जो पानी में आके बेंड कर गया जो रे, उस रे को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद जो रे बेंड कर जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल आर। और स्मॉल आर क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है क्लियरली कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, सब कुछ आपको क्लियर होगा। इसमें तो किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। रेयरर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया। रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या बोले, दो कॉम्पेरेटिव मीडियम होता है जो एक के कंपैरिजन में रेयरर या डेंसर हो सकते हैं। ये ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम किसको बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब कि लाइट किस मीडियम में इजीली पास कर रहा है, वो मीडियम रेयरर होगा कंपैरेटिवली उस मीडियम में जहां पे लाइट को पास होने में तकलीफ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लाइट को पास होने में तकलीफ हो रहा है, जिस कारण से वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। जब लाइट को पास होने में तकलीफ होता है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाता है। जब उसको तकलीफ नहीं होगा, आसानी से पास करा जाएगा, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस बात पे ध्यान रखना है कि कब लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल आता है और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहने का मतलब, टुवर्ड्स द नॉर्मल आने का मतलब कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अचीव करना चाहता है। टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब क्या होता है, उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर ही तो क्या हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है इस मीडियम का। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अचीव इसलिए करना चाहता है क्योंकि लाइट का स्पीड कम हो जाता है उस मीडियम में। जब लाइट का स्पीड कम हो जाएगा तो कम स्पीड हो जाने के कारण उसको डिस्टेंस क्या होता है, वो कम अचीव करना चाहता है, जिस कारण से वो टुवर्ड्स द नॉर्मल चला जाता है। अब क्या है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे कि डेंसर से जब रेयरर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा। तो अब बढ़ जाने के कारण उसको मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करना है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। जब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में अंतर है। अगर इसका ओरिजिनल पाथ यहाँ तक आता तो इसका लेंथ ज़्यादा है और इसका लेंथ कम है, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अचीव करेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अचीव करने के लिए टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। और इसको और भी ज़्यादा अगर डिस्टेंस अचीव करना रहता था, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ड्रॉ कर देते तो ये ज़्यादा लंबा डिस्टेंस हो जाता। जब ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, मतलब कि वो अवे फ्रॉम द, मतलब क्या, वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रहा है। चलिए डेंसर से रेयरर के बारे में भी जानेंगे। अभी उम्मीद करते हैं रेयरर टू डेंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आता है तो वो किधर चला जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल दिख रहा है। क्यों, क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट पाथ अचीव करना होता है। क्यों, क्योंकि उसका वेलोसिटी कम हो जाता है।
डेंसर मीडियम में उसका वेलोसिटी क्या होता है, जब तकलीफ होगा चलने में तो वेलोसिटी कम हो जाएगा ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको, एक ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप हवा में चल रहे हैं, नॉर्मली आप एक फील्ड पे चल रहे हैं, फील्ड पे आप दौड़ भी रहे हैं। मान लीजिए कि आपका दौड़ने का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। आप 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ सकते हैं एयर में, जो कि क्लियर है आपको। अब आपको क्या किया गया, आपको एक स्विमिंग पूल में उतारा गया, जहाँ पे आप डूब नहीं रहे हैं, आपका कमर तक पानी है, लेकिन आपको स्विमिंग पूल में उतारा गया जहाँ पे आपका कमर तक पानी है। अब बोला गया कि स्विमिंग पूल में दौड़ो। तो जब आप स्विमिंग पूल में दौड़ना चाहेंगे तो क्या आपका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा या थोड़ा कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्विमिंग पूल का में जो पानी है, पानी होने के कारण उसका मीडियम क्या हो गया, डेंसर हो गया। जिस तरह से आपको दौड़ने में चलने में वहां तकलीफ होता है, उसी तरह से लाइट को भी तो तकलीफ होगा, उसका भी तो स्पीड कम हो जाएगा। और स्पीड कम हो जाने के कारण वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अचीव करता है, शॉर्ट डिस्टेंस कम अचीव करना चाहता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है। क्यों बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल? उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा आपको क्यों ये टुवर्ड्स द नॉर्मल चला गया। टुवर्ड्स द नॉर्मल वो इसलिए गया क्योंकि उसका स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए, किस तरह से एक आदमी रेयरर मीडियम में तेजी से चल सकता है और डेंसर मीडियम में उसे तकलीफ होता है। ये पानी और हवा वाला बात याद रखिएगा। ये लाइट और इंसान एक चीज नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये हर एक जगह एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगा, मैंने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया, ठीक ना। ये एकदम ऐसा नहीं होता है कि जहां पे आदमी कांच के अंदर नहीं चल सकता है, लेकिन कांच या ग्लास के अंदर तो आदमी नहीं चल सकता है ना, वहां तो जा ही नहीं सकता है। जब एक थिक कंप्लीट ग्लास है, ग्लास के अंदर आदमी नहीं जा सकता है, तो उसके लिए तो वो डेंसर मीडियम नहीं ना हुआ, लेकिन रेयरर मतलब कि लाइट के लिए वो डेंसर मीडियम है, वहां से वो पास कर जाएगा थोड़ा सा बेंड किए हुए। इसलिए हर एक केस में आदमी और लाइट का केस नहीं लेना है। मैंने समझाने के लिए एक पानी ले लिया, एक एयर ले लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने में वेलोसिटी क्या होता है, कम हो जाता है, और इस कारण से उसे कम डिस्टेंस अचीव करना पड़ता है। तो कम डिस्टेंस अचीव करने के लिए उसे टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होता है, बेंड करना पड़ता है। इसीलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गया, बेंड कर गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। जब हम नेक्स्ट बात करें तो जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। अब क्या हमारा डेंसर मीडियम लिख दिया हमने, और ये क्या है अब हमारा रेयरर मीडियम। अब केस उल्टा, जो कि वाइस वर्सा का हम बात करेंगे। डेफिनेशन में आप देखे होंगे कि हमने वाइस वर्सा लिखा था। वाइस वर्सा का मतलब कि जो सेंटेंस बोला गया उसका ठीक उल्टा। सेंटेंस वहां पे क्या बोला गया था, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब उसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलिए देख लेते हैं। ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पे लाइट का जो वेलोसिटी होगा, ये डेंसर से जब रेयरर आएगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा। अब पानी में जिस स्पीड में दौड़ रहे थे, जब आप एयर में आइएगा तो पानी के ही स्पीड से दौड़िएगा क्या, कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। जब आप डेंसर से रेयरर मीडियम में आते हैं तो आपका स्पीड क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जब इंक्रीज करेगा तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस को अचीव करना चाहेगा। क्या होगा कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस को अचीव करेगा। जब उसको मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करना पड़ेगा तब वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। कहाँ जाएगा वो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो स्पीड बढ़ने के कारण वो डिस्टेंस ज़्यादा अचीव करेगा, डिस्टेंस ज़्यादा अचीव करेगा तो वो किधर हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से अवे गया है, देखिए तो जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका ओरिजिनल पाथ ये था जो कि डॉटेड लाइन में दिख रहा है आपको, ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया है। कब, ये किस केस, कौन सा केस है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। क्लियर? और नॉर्मल क्या था, सरफेस पे, ये जो दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है, उस सरफेस पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, वही तो हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, सरफेस पे जो परपेंडिकुलर को ड्रॉ किए वही हमारा नॉर्मल है। ये देखिए, ये हमारा सरफेस है जो दो मीडियम को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, या फिर जिस सरफेस पे हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है उस सरफेस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उसी नॉर्मल मतलब कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसे ही हम लोग नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल मतलब तो परपेंडिकुलर होता ही है, ये आप अच्छे से जानते हैं।
यहाँ पे जिस तरह से वहाँ भी इंसिडेंट रे था तो यहाँ भी इंसिडेंट रे, और ये लाइट बेंड कर गया तो हम क्या कहते हैं, जो लाइट बेंड कर जाता है वो रे को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये रे हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल से लेकर के रिफ्रैक्टेड रे तक का जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ना, क्लियर है ना, आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा स्मॉल आर है। और उसी तरह से इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उम्मीद करते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, किस तरह से बेंड करता है, डेंसर से रेयरर जाने में किधर बेंड करेगा और रेयरर से डेंसर जाने में कहां बेंड करेगा, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्यों बेंड करेगा, सबसे बड़ी बात कि जब लाइट रेयरर से डेंसर आता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों हो जाता है, और जब लाइट डेंसर से रेयरर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों हो जाता है। इसका कारण वही है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जब लाइट रेयरर से डेंसर आता है, कहां से कहां आएगा, रेयरर से डेंसर आएगा, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड कम होने के कारण वो कम डिस्टेंस अचीव करेगा, जिस कारण से वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आता है। टुवर्ड्स द नॉर्मल आने का मतलब वो कम डिस्टेंस को अचीव कर रहा है। अब जब वो डेंसर से रेयरर आएगा, जब वो डेंसर से रेयरर आया मतलब क्या, कि वो ज्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, वो ज्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, उसका स्पीड बढ़ चुका है। जब डेंसर से रेयरर आएगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, तो स्पीड बढ़ेगा तो ज्यादा दूर तक ना जाएंगे जी, तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जिस कारण से वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। नॉर्मल से जितना दूर जाइएगा आपका क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आया रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब जो हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। स्क्रीन पे दिख रहा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है। पहला लॉ तो दिख रहा होगा एकदम सेम टू सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा ही है। पहला लॉ क्या है, एकदम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग पढ़े थे, पहला लॉ क्या था, उसी के जैसा है, ठीक है ना। अब हम दूसरा लॉ के बारे में बात करते हैं। पहला लॉ पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या बोला गया, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखेंगे ये फिगर को, फिगर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे अच्छे से, ये हमारा इंसिडेंट रे दिख रहा है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल। क्या ये इस प्लेन पे नहीं है जो कि स्क्रीन है। प्लेन हमारा क्या होता था, हमने बताया है, प्लेन क्या होता है हमारा, स्क्रीन होता है हमारा प्लेन। जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये स्क्रीन ही आपका क्या है, प्लेन है। मैंने ये बात किया है, पहले भी बात किया है। कभी भी इसे प्लेन नहीं समझिएगा, जिस प्लेन पे इंसिडेंट, एक पॉइंट पे ये काम होता है, ये प्लेन पे काम नहीं होता है। इसको प्लेन नहीं समझना है जहां पे मीडियम डिवाइड हुआ है। प्लेन क्या है, जो स्क्रीन है आपका वो प्लेन है, उसी प्लेन पे आपका क्या है, इंसिडेंट रे है, उसी प्लेन पे आपका रिफ्रैक्टेड रे है, और उसी प्लेन पे क्या है, नॉर्मल। दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जब ये समझ में आ गया तो पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो क्लियर है। अब आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये थोड़ा सा ध्यान देना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा है तो हम बात कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे साइन ऑफ एंगल का मतलब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर पढ़ लिए तो वेरी गुड, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि साइन जो होता है वो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है, वहाँ पे हम लोग साइन ऑफ एंगल ऑफ साइन पढ़ेंगे। हम लोग साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा, कॉट, कॉसेक, सेक, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इतना सिर्फ अभी जान के रखिए। तो क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ वन मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अनदर मीडियम इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात किया भी हुआ था। और इस लॉ को कहा जाता है स्नेल्स लॉ। क्या कहा जाता है, स्नेल्स लॉ। कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने देखा है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, इसका साइन आई कर देंगे तो साइन आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है स्मॉल आर। तो साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वो जो कांस्टेंट होगा
उसी कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट आया साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू जो कांस्टेंट आया है, इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ हमारा यही होता है। इस बात को तो आप समझ ही रहे होंगे। स्नेल्स लॉ में तो किसी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो स्नेल्स लॉ क्या कहा, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। साइन आई मतलब कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लगाएंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लगाएंगे। तो साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा हमारा? एक कांस्टेंट, और उसी को लॉ को कहेंगे स्नेल्स लॉ। और वो कांस्टेंट क्या है हमारा? कांस्टेंट हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? क्या हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए आगे देख लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हम लोग रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया। यहाँ पे पहला लॉ और दूसरा लॉ भी। दूसरा लॉ का साइन आई बाई साइन आर जो कांस्टेंट है उसे हम लोग कहते हैं म्यू। जो हमारा म्यू है, ये जो आपको म्यू दिख रहा है यहाँ पे, ये म्यू ही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट किया जाता है? म्यू से। ये यू नहीं है, देखिए यहाँ भी पूछ निकला हुआ है, इधर भी पूछ निकला हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं म्यू। एम यू म्यू, ये म्यू होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक तरह का सिंबल है, ग्रीक सिंबल है। ठीक ना, ये क्या है? ग्रीक सिंबल है, इसे हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा? किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। उसको क्या क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उम्मीद करता हूं ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम की बात करें तो वहां तो स्नेल्स लॉ से एक डेफिनेशन था कि स्नेल्स लॉ किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताया। लेकिन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात किया जाए तो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट का तो बात करेंगे ही। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड बढ़ या घट जाता है। अगर रेयरर से डेंसर में गया तो स्पीड घट जाएगा, और डेंसर से रेयरर गया तो स्पीड बढ़ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी भी मीडियम को डिसाइड करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या बोला गया? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मतलब कि किसी भी मीडियम का अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसी भी मीडियम का अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो पहले तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लिख लेंगे, जिसका वैल्यू हमको पता है। सी का वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का वैल्यू क्या हमको नहीं पता है। सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर, क्या होता है बोलिए तो, 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सी का ये वैल्यू होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब है किसी भी एक मीडियम का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई भी। क्या हो जाएगा? सी बाई भी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। कहने का मतलब कि वैक्यूम से रेयरर तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। द रेयरेस्ट सब्सटेंस इन दिस यूनिवर्स इज वैक्यूम। एयर भी डेंसर है वैक्यूम से, ये बात जान लीजिएगा। अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम की तो उसका 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम 1 होता है, लेकिन एयर होता है 1.003। तो ज़्यादा हो गया ना। इट मीन्स एयर इज डेंसर देन वैक्यूम। एयर ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है, वैक्यूम में कुछ भी नहीं, इट इज़ एम्प्टी स्पेस, खाली जगह को वैक्यूम कहा जाता है। तो वहाँ का स्पीड तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा ही। और भी किसी भी एक ऐसा मीडियम, कोई भी मीडियम होगा तो वो डेंसर मीडियम होगा ही, वैक्यूम से तो ज़्यादा डेंसर होगा ही, तो उसका स्पीड घटेगा ही घटेगा, कॉमन सी बात है। इसीलिए हमने स्मॉल वी से डिनोट किया, स्मॉल वी वेलोसिटी जो घट जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। सी बाई वी जो रेशियो हमारा निकला, ठीक है, यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सी क्या है हमारा? अब ये किसी भी एक मीडियम का निकालने का, किसी भी एक मीडियम का। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम का कंपैरेटिव बात यहाँ नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी एक मीडियम का निकालना है। अगर उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना हो गया है, वो अगर पता है तो हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत आसानी से पता हो जाएगा।
मतलब कि किसी भी कोई भी एक मीडियम ले ले। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से निकालें? यहाँ हम कंपैरेटिवली एयर या वैक्यूम का बात नहीं करें, यहाँ सीधा सीधी कंपैरेटिवली वो वैक्यूम से ही हो जाएगा, ठीक ना। किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो किसके कंपेयर में बात होगा? हमेशा वैक्यूम के, जब तक कि हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात नहीं करें। जब रिलेटिव का बात करेंगे तो किसी एक के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। क्लियर है? तो म्यू इक्वल टू सी बाई वी। क्लियर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी भी एक मीडियम का? अगर हम वाटर का निकालना चाहें तो वाटर में लाइट का स्पीड कितना हो गया है उसे नोट कर लिया। मान लीजिए कि 2.5 × 10⁸ हो गया है। वैक्यूम में तो दिया हुआ है, तो 3/2.5 × 10⁸ कर देंगे, डिवाइड करके जो भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, जो भी रेशियो आएगा, वो रेशियो जो वैल्यू होगा, जो पॉइंट में वैल्यू आएगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम लिख लिए, इसका डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम का कंपेयर करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। जैसे कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का बात करें और एयर का बात करें, तो एयर के कंपैरिजन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और वाटर के कंपैरिजन में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। कंपैरेटिवली बात करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, किसके किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? पहला जो बात करेंगे, पहला एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कंपैरेटिव कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का। अब फिर आप कंपेयर करेंगे वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का क्या है हमारा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग केस होगा। तो दो अलग अलग मीडियम के बीच में जब भी हम कंपैरेटिव बात करते हैं, किसका बात करते हैं? कंपैरेटिव। जब भी हमारा कंपैरेटिव बात होगा तो उस तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इससे क्वेश्चंस ढेर सारा पूछा जाता है स्टूडेंट्स, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। अगर इससे क्वेश्चन आया तो समझिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इससे क्वेश्चन आता है एनटीएससी में पूछा जाएगा, साइंस ओलंपियाड्स में पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर लिए आप, तो आप लाइट से रिलेटेड जितने भी एनटीएससी या साइंस ओलंपियाड्स में क्वेश्चन आएंगे आसानी से बना लेंगे। और सीबीएसई का क्वेश्चन तो आपको आसान लगेगा, बच्चों के जैसा लगेगा। ठीक है, तो आगे चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ μ12 या यहाँ पे μ12 या 21 इस तरह से लिखा हुआ है, दोनों सेम ही है। जब μ12 का बात करेंगे तो μ12 है क्या? μ12 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मतलब कि मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। मीडियम 1 किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? 2 के रेस्पेक्ट में 1 का कितना है, 2 के रेस्पेक्ट में 1 का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसी को कहते हैं μ12। जब μ21 का बात करेंगे, कोई भी मीडियम है 2-1। अब देखिए हम यहाँ पानी और हवा का ही बात कर रहे हैं, मतलब एयर एंड वाटर का ही बात कर रहे हैं। आपका मीडियम ऑयल भी एक मीडियम ही है, जहां से लाइट पास कर सके वो एक मीडियम है। ग्लास भी एक मीडियम ही है। अगर ग्लास और वाटर है, ठीक है, ग्लास और वाटर की अगर हम बात करें तो एक ग्लास है, एक क्या है हमारा वाटर। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो ग्लास एक मीडियम हो गया, वाटर एक मीडियम हो गया। ठीक है, पहले लाइट ग्लास में आया फिर वाटर में गया, तो दोनों का तो अलग अलग मीडियम होगा। ग्लास का मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम कुछ होगा, और वाटर का मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम कुछ होगा। तो पहला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लेंगे, दूसरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले लेंगे। अब कंपैरेटिव बात करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब μ12 कहेंगे तो μ1/μ2 हो जाएगा, और μ21 कहेंगे तो μ2/μ1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसको ले लेते हैं? मान लेते हैं ग्लास। 2 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो μ1/μ2 क्या हो जाएगा? μ1 क्या है? μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी भी मीडियम का बात कर रहे हैं, मतलब कि किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? वैक्यूम। जब विद रेस्पेक्ट टू नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे μ12 क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। μ21 क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। यहाँ भी सेम ही चीज लिखा हुआ है, सेम नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा? विथ रेस्पेक्ट टू
मीडियम 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, उल्टा होगा ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका बात किए हैं, 2 का विद रेस्पेक्ट टू 1, जो बाद में रहता है उसी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। ठीक है, जो पहले है उसका मीडियम को हम निकालना है और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो बाद में रहेगा, μ21 या μ12। क्लियर है। आगे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं जो कि अच्छे से समझ में आएगा। μ12 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, μ12 की, तो μ12 हो जाएगा μ1 बाय μ2। जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं वो हमेशा नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, जिसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, μ2। मतलब कि क्या बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे वो कहाँ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में, जो कि आपको दिख रहा है μ1 बाई μ2 हो गया। अब हम बात करेंगे μ1 का वैल्यू है कितना। ठीक है, μ1 का वैल्यू हो जाएगा c बाई v1 फॉर मीडियम 1। ये तो किसी के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, तो जब किसी के रेस्पेक्ट में बात नहीं करते तो सीधा सीधी उसे वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। तो क्या c बाई v1 नहीं हो जाएगा, पहले का क्या था हमारा, इस फॉर्मूला को देखिए तो यहाँ पे जब पढ़े थे तो म्यू इक्वल टू c बाई v था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या था, v था, सिर्फ v था। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे v1 हो गया, मीडियम 1 हो गया तो v1 हो गया, तो c बाई v1 हो गया। वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या हमारा पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया c बाई v1। उसी तरह से दूसरा मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे c बाई v2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, v2 हो गया दूसरा मीडियम। पहला मीडियम क्या था हमारा, ग्लास था, और दूसरा मीडियम क्या था, वाटर था। लाइट पहले ग्लास में जाएगा फिर वाटर में जाएगा। ठीक है, तो μ2 c बाई v2, ये भी किसके कंपैरिजन में, ये भी वैक्यूम के कंपैरिजन में लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ रेस्पेक्ट का तो बात यहाँ नहीं है। जब μ1 हो या फिर सिर्फ μ2 हो, जब इस तरह किसी एक सिंगल सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, किसकी बात करें, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो किसके कंपैरिजन में लेंगे, वैक्यूम के कंपैरिजन में लेंगे, जो कि c बाई v1 हो जाएगा। c इज कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको पता है, वो है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो μ1 पता चल गया, μ2 पता चल गया। ठीक है, अब μ1 बाई μ2, μ12 निकालना है ना। अब कंपैरेटिव बात करेंगे, कंपैरेटिव जब बात करेंगे तो क्या हमारा नया फॉर्मूला आता है उसके विषय में देख लेते हैं। जब μ12 बात करेंगे, μ12 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, किसका बात करें, मीडियम 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू 2। जिसको विथ रेस्पेक्ट टू लिखते हैं उसको नीचे लिख दिए और ऊपर वाला को लिख दिए। μ1 का वैल्यू c बाई v1 यहाँ रख दिए और μ2 का वैल्यू c बाई v2 यहाँ रख दिए। कोई दिक्कत, ये दोनों जो वैल्यू था, μ1 का जो वैल्यू था और μ2 का जो वैल्यू था, दोनों को यहाँ हम वैल्यू पुट कर दिए। c है, c तो कांस्टेंट है, ये c और ये c सीधा जाएगा चांद पे, और ये जो v2 है ऊपर नहीं आ जाएगा क्या, v2 ऊपर आ जाएगा, v1 नीचे चला जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 की जब बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा v2 बाई v1। क्लियर है, ये हमारा फाइनली वैल्यू आ गया। मतलब कि किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसका फॉर्मूला आपको निकल गया। ठीक है, तो अगर हम 2 कौन सा मीडियम था, ग्लास था, सॉरी वाटर था, और 1 हमारा ग्लास था, तो अगर हमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना विद रिस्पेक्ट टू वाटर, 1 क्या था हमारा, ग्लास था, 2 हमारा वाटर था, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट निकालना है। तो किसका वेलोसिटी को ऊपर रखेंगे, वेलोसिटी को हम वाटर के ऊपर रखेंगे और नीचे ग्लास का रखेंगे। μ2 v2 बाई v1। 2 क्या, किसका वेलोसिटी था, वाटर का वेलोसिटी था ना। वाटर में लाइट का क्या वेलोसिटी होगा, वो आपका v2 था, और ग्लास में आप लाइट का क्या वेलोसिटी होगा, वो v1 हो जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हमारा फाइनल जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेलोसिटी के टर्म्स में हमने निकाल लिया। उम्मीद करता हूं सेम इसी फॉर्मूला को यूज करके μ21 भी आप निकाल लेंगे। जब हम μ21 की बात करें, किसकी बात करेंगे, μ21, जब μ21 का बात करेंगे तो μ2 बाई μ1 हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 निकालना है। वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा, v1 बाई v2, वो पलट जाएगा। इसको खुद से आप सॉल्व कीजिएगा। μ1 और μ2 का वैल्यू तो आपको पता ही है, और μ2 बाई μ1 जब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, μ2 बाई μ1, μ21 क्या हो जाएगा, μ2 बाई μ1, सिर्फ वैल्यू पुट करके v1 बाई v2 ले आना है, आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो μ21 इक्वल टू μ2 बाई μ1 होता है। इसका वैल्यू पुट करके तुरंत बना ही लीजिए कि किस तरह से हमारा μ21 v1 बाई v2 आता है। क्लियर,
ये पार्ट आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बनाइए ये न्यूमेरिकल जल्दी से। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल बनाना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया न्यूमेरिकल? अ लाइट रे गोज फ्रॉम मीडियम एक्स टू मीडियम वाई। ठीक है, एक्स मीडियम से वाई मीडियम में जाएगा, तो एक्स को मीडियम 1 मान लो और वाई को मीडियम 2 मान लो। ये आपका मानने पे है, क्या आप कंसिडर करते हो। कंसिडरेशन पार्ट पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप म्यू एक्स वाई भी ले सकते हो। म्यू एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, जो बाद में रहेगा उसको विद रेस्पेक्ट टू में लिखते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज हो जाएगा 2 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम एक्स का दिया हुआ है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई दिया हुआ है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई दिया हुआ है 1.2। वाई का रिफ्रैक्टिव मतलब 1.2 जो दिया हुआ है, म्यू वाई दिया हुआ है, और वी एक्स दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स मतलब वी एक्स दिया हुआ है, और म्यू वाई दिया हुआ है। ठीक है, आप म्यू1 म्यू2 करके लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसे आप लिखिए, इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैं तो बता दिया, अब इसे सॉल्व करके इसका जो आंसर होगा इसे आपको कमेंट करके लिखना है। ठीक है, ये किस तरह से सॉल्व होगा, कैसे नहीं सॉल्व होगा, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। कैसे ट्रिक? क्या मतलब सॉल्यूशन करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आपका म्यू वाई दिया हुआ, गिवन पहले लिख लेना। ठीक है, म्यू वाई दिया हुआ तो गिवन लिख लो, और भी एक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? भी एक्स दिया हुआ है, तो भी एक्स लिख लो। ठीक है, भी एक्स दिया हुआ है तो क्या आप म्यू एक्स नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। जब भी एक्स दिया हुआ है तो क्या आप म्यू एक्स नहीं निकाल सकते? मैं बार बार पूछ रहा हूं आपसे, निकाल सकते हैं। जब आप म्यू एक्स निकाल सॉरी ये आपका म्यू वाई तो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसको लिख लीजिए 1.2, ये 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 लिख लीजिए, और वी एक्स का वैल्यू भी यहाँ पे लिख लीजिए गिवन। जब वी एक्स दिया हुआ है तो वी एक्स से म्यू एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू एक्स, क्या निकालना हमें? म्यू एक्स। म्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई वी एक्स। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? सी बाई वी एक्स। ठीक है, सी बाई जब वी एक्स हो गया हमारा, आपको दिख रहा है सी बाई वी एक्स हो गया, किसी तरह का दिक्कत नहीं। आपको क्या बोला गया? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2? मीडियम वाई का वैल्यू दिया हुआ है ना। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये डेटा निकालने की किसी भी तरह की जरूरत है क्या? कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकाल लेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई क्या है। मीडियम वाई जब दिया हुआ है तो म्यू वाई, ये सब कंफ्यूज करने के लिए है, यहाँ से फिर आप यहाँ जाइएगा, सब कंफ्यूज करने के लिए। म्यू वाई का वैल्यू दिया हुआ है तो सिर्फ डायरेक्टली हम स्पीड कैसे निकाले? फॉर्मूला क्या है? म्यू वाई, क्या फॉर्मूला लिखेंगे? म्यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? सी बाई भी एक्स। क्या हो जाएगा? सी बाई वी वाई। इसका वैल्यू दिया हुआ है, म्यू वाई का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 1.2, और सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे जो भी वैल्यू दिख रहा है ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ताकि आप इसमें जा करके डाइवर्ट हो जाए। आपको जब म्यू वाई दे दिया है तो म्यू वाई का फॉर्मूला सी बाई वी वाई होता है। म्यू वाई आपको दिया हुआ है, सी का वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸। वी वाई नहीं निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा ना। अगर निकाल सकते हैं, आपको तो ये पता चल गया कैसे सॉल्व करना है, और सिर्फ ये सब गिवन लिख लीजिएगा, लेकिन ये भी एक्स से इससे ये इसको यूज करके ये सब नहीं करना है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए। इस बात को ध्यान दीजिए, ये सब कंफ्यूज करने के लिए टोटल। म्यू वाई दिया हुआ है तो म्यू वाई सब क्या निकाल सकते हैं? सी बाई भी वाई। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को पुट कीजिए, ये गिवन लिखिए, फॉर्मूला को पुट कीजिए, म्यू वाई का वैल्यू दिया हुआ है, भी वाई निकाल करके बता दीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई क्या होगा। सीधा सीधी बात है, किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं। निकालिए। हाँ, अगर आपका आंसर निकल गया तो आपको क्या करना है? सीधा कमेंट में जाकर के लिखना है कि सर हमारा इतना आंसर आया। जो भी आंसर आया उसको लिख देना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिखना है। आप लैक्स में भी लिख सकते हैं, 000 आराम से बैठा के लिख सकते हैं। जीरो बैठाने में ध्यान दीजिएगा, कभी 7 या 8 जीरो हो सकता है, जो भी है 7 जीरो बैठाइएगा अपने हिसाब से। अगर पॉइंट में आया तो जीरो पे ध्यान रखना है, कितना जीरो बैठाना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इंटू 10⁸ कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग, जो भी है। कमेंट में सबका हमारे पास आंसर आना चाहिए। अब जो कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा इसका मतलब कि उससे ये सवाल नहीं बना। इतना बताने के बाद भी अगर नहीं बना, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है भैया, आप ध्यान से नहीं सुने होंगे। अगर फिर से ध्यान से सुनो
फिर से समझो और इसे समझ करके इसका आंसर को कमेंट करो। ये हुआ बात। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको हमें लगेगा कि नहीं, बच्चों को समझ में आ रहा है और वो कमेंट कर रहे हैं, ठीक ना। कमेंट का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा उतना ज़्यादा हमें क्या लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। जब आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया है और इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा और कमेंट सेक्शन पूरा भरा रहेगा आपके आंसर से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ और देखूंगा आपका कमेंट, देखूंगा मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं देखूंगा कि कमेंट कितना आ रहा है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ही कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है। दोस्तों के साथ जितने ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा आपके दोस्त का भी, उतना आपके बीच में, आपके दोस्त के बीच में कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, आपके सीखने का इच्छा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आपके सीखने का इच्छा बढ़ेगा, जितना नॉलेज आप ये कीजिएगा, जितना नॉलेज गेन कीजिएगा, उतना ज़्यादा आप फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ज्ञान, सीखना, ठीक ना। तो सीख आप कैसे सकते हैं, जब आपको सीखने का एक कंपटीशन रहेगा। अगर वो इतना जानता है तो उससे हम और ज़्यादा जानेंगे, तो अगला को सीखने का मौका देना होगा। अगला को सिखाइए, अगला को भेजिए वीडियो, आपके स्कूल का हो, आपके दूसरे स्कूल का हो, जितने भी दोस्त हैं आपके कॉन्टैक्ट में, सारे दोस्तों को, किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, जिसके पास पढ़ने का साधन नहीं हो, उनको ये वीडियो भेजिए ही भेजिए, ठीक है। ताकि वो ये वीडियो देख के अच्छे से सीख लें, समझ लें, ठीक है, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिले, ठीक ना। हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना है, कभी कभी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप में और उसमें कंपटीशन का भावना बढ़ेगा और आप तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपके साथ साथ वो भी आगे बढ़ेगा, जो कि एक बहुत ही पुण्य का काम होगा, ठीक है। तो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।